नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग पटवारी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग मैथ्स का कुछ प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे, साथ ही उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि ऐसे जो भी प्रश्न आए वह हमें आसानी से बन जाए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोला गया है, यदि 5 आदमी या 8 औरत किसी काम को 26 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ बीच में और नहीं है, या है। मतलब यह है कि 5 आदमी और 8 औरत का जो कार्य करने का क्षमता है वह क्या है, बराबर है। मतलब 5 आदमी और 8 औरत किसी काम को 26 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 आदमी गुणित 26 दिन बराबर क्या हो रहा है, 8 औरत गुणित 26 दिन। अब इसको जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, 26 कट गया तो क्या आएगा, आदमी का क्षमता बटे औरत की क्षमता। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एम मान लेते हैं, मैन, और नीचे औरत को डब्लू, वुमेन, बराबर क्या हो जाएगा, इधर 8 था तो 8 और इधर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा तो 5। ये क्या हो गया, इसकी क्षमता का अनुपात हो गया। अब हम लोग को क्या बोला गया है, 4 आदमी और 4 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यह इन दोनों की क्षमता का अनुपात हो गया तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 26 दिन तक कार्य करेंगे और क्षमता कितना है, 8:5। तो 8 गुणित 5 गुणित कितना दिन, 26 दिन। ठीक है, यह कुल कार्य हो गया। अब 4 आदमी और 4 औरत मिलकर जब काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 8:5। मतलब 8/5 है। तो क्या करना पड़ेगा, अब कुल जो क्षमता है वह कितना हो जाएगा, 4 आदमी और 4 औरत है तो 4 गुणित 8, यह हो गया क्षमता का अनुपात दिया था। तो धन क्या करेंगे, 4 गुणित 5। अब इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 32 धन 20 बराबर 52। अब हमें क्या निकालना है, कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। तो दिन बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटे क्षमता कितना है, कुल क्षमता। जब इस क्षमता से कार्य करेंगे तो इतने कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 8 गुणित 5 गुणित 26 बटे 52। तो कितने बार में जाएगा, 26 दूनी 52, 2 चौक 8, तो 5 चौक 20। तो कितना दिन आ रहा है, 20 दिन। मतलब अगर इस क्षमता से 4 आदमी और 4 औरत मिलकर काम को पूरा करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में पूछा गया है, किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, ठीक है, और 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तथा 14 सदस्य का औसत वजन 40 किलोग्राम है।
तो सभा के सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा? पहले कुल वजन निकालेंगे। कुल वजन कैसे निकालते हैं? 16 गुणित 55, ये इसका हो गया। धन इसमें 25 सदस्य का औसत वजन 45 है, तो 25 गुणित 45 धन 14 सदस्य का औसत वजन 40 है, तो 14 गुणित 40। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करके जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 16 सदस्य, 25 सदस्य और 14 सदस्य, तो कितना हो गया? 16 और 14 30 हो गया। 30 और 25 55 सदस्य। तो कुल सदस्य बराबर कितना हो गया? 55। अब जब औसत निकालेंगे, औसत वजन, सभी का औसत वजन, तो क्या करना पड़ेगा? यह जो टोटल है उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले गुणा करते हैं, उसके बाद 55 से डिवाइड करते हैं। तो गुणा करने पर इसका मान क्या आ जाएगा? 2565/55। इसको जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 46.63, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते 2016 तक सभी का स्क्वायर करना है। इसमें कितने प्रतिशत संख्याएं ऐसी है जिसके अंत में 2 आएगा? मतलब इकाई अंक में 2 आएगा, इतनी संख्याओं का प्रतिशत कितना है, यह प्रश्न में पूछा गया है। दोस्तों, कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई में 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। और इसमें पूछा गया है कि कितने संख्याओं के अंत में 2 आएगा, मतलब इकाई में 2 आएगा। तो यह नियम है कि किसी भी संख्या का जो इकाई है उसमें 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। कब? जब उसका हम लोग वर्ग करेंगे तब। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में एक वृत्त दिया गया है और कोण CAD धन कोण CBD का मान कितना होगा, यह पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कोई भी वृत्त है, उसमें कोई चाप बनता है, तो उस चाप द्वारा इस वृत्त खंड के किसी भी बिंदु पर जो बनने वाला कोण है वह हमेशा समान होगा। कहने का मतलब ये है कि कोण CBD और कोण CAD दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। तो चलिए एक कोण फाइंड करते हैं, तो हमें दोनों कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ इस चाप द्वारा जो वृत्त का केंद्र है उसमें जो कोण बनेगा, उस कोण का आधा ही ये कोण होगा। यहाँ एक कोण का मान दिया है 30 अंश। यहाँ जब हम लोग केंद्र से लंब डालेंगे इस चाप में, तो यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो 90 और 30 कितना हो गया? 120। और यह तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 60 अंश। वैसे ही इसमें भी ये 90 अंश का कोण हो जाएगा, यह 30 अंश का कोण हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? 60 अंश। मतलब इस चाप द्वारा जो केंद्र में बना कोण है वह कितना है? 120 अंश। तो इसका आधा, ये जो बी वाला कोण है वह कितना हो गया? 60 अंश। और ए वाला कोण भी कितना हो गया? 60 अंश। और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 अंश। अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में
जो 2 का सीरीज है वह कितने पदों तक दिया गया है? 2017 पदों तक। ठीक है, तो देखिए 2 पद मिल करके क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। मतलब जोड़ी बनने पर क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। यहाँ भी देखिए जोड़ी बनने पर शून्य हो रहा है। मतलब ये कि ये जो संख्या है अगर इसको हम लोग 2 से भाग देंगे और अगर भागफल क्या आ जाता है? एक पूर्ण संख्या होता है, मतलब कोई भी शेष फल नहीं बचता है, तब क्या होता? शून्य आता। लेकिन यहाँ शेष फल क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। मतलब एक जो पद है उसमें क्या आएगा? पहला पद धनात्मक है। ठीक है, तो एक जो विषम बचेगा वो भी क्या होगा? धनात्मक पद होगा। अतः इसका मान क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2 आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। वह संख्या जो अंश और हर के रूप में हो और उसका जो हर है वह शून्य के बराबर ना हो, इसको ही क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जब इसको आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या आता है? एक सीमित संख्या रहता है, अनंत तक नहीं जाता। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। ए वाला ऑप्शन में दिया है 8 और उसका घात दिया है 1/3 गुणित 2 का घात 1/2 पूरे का बटा 18 का घात 1/2। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का घात 3 गुणित 1/3 गुणित 2 का घात 1/2 डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18 होता है। तो 2 का घात 1/2 गुणित 9 आएगा तो 3 त्रिक 9, तो 3 का घात 2 गुणित 1/2। अब देखिए यहाँ जो घात है वह अंश और हर के रूप में है तो आपस में कटेगा और ये दोनों राशियां सेम है तो ये भी आपस में कट जाएगा। तो कितना आ गया इसमें? 2/3। तो यह तो एक परिमेय संख्या है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है पूछा गया है। तो चलिए दूसरा वाला हल करके देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है 2 का घात 1/2 गुणित 8 का घात 1/2, मतलब क्या है? 2 का घात 3 गुणित 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है उसमें क्या दिया है? 8 का घात 1/3, तो 2 का घात 3 गुणित 1/3। तो ये आपस में कट जाएगा। तो कितना आ गया? 2 का घात 1। यहाँ कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब आधार समान है तो गुणा करने पर क्या होता है? घात आपस में जुड़ जाता है। तो 2 का घात 1/2 धन 3/2 धन 2 का घात 1 था तो 1 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 2 का घात 6/2। तो 2 का घात कितना आ रहा है? 3, मतलब 8 आ रहा है। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या बोला गया है? 125 का घात 1/3, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पूरे का डिवाइडेड बाय 2 का घात 1/2 है। तो यह 5 का घात 3 लिख सकते हैं। 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। इसको हल करने पर क्या आ जाएगा? 5 का घात 3 गुणित 1/3 गुणित 2 का घात 4 गुणित 1/4 होल डिवाइडेड बाय 2 का घात 1/2। ये आपस में कट रहा है, ठीक है, घात। तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10/√2।
तो यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में क्या आ रहा है, वर्गमूल 2 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2000 रुपये का ब्याज मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। मतलब इसमें बोला है कि ये मूलधन हमारा 2000 है, वह कितने वर्षों बाद 4000 हो जाएगा। तो चलिए इसका 1 वर्ष का पहले ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन 2000 है, गुणित दर 5 है, समय 1 वर्ष ले रहे हैं, पहले 1 वर्ष का निकाल रहे हैं, बटे 100। आपस में 2 शून्य कट जाएगा, 5 दूनी 10। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है इसका, 100 रुपया। ठीक है, तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। 20 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाना है, साधारण ब्याज है। तो 20 साल का हो जाएगा 2000, मतलब मूलधन के बराबर। तो 20 दूनी 40, 40 वर्ष में दुगना होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40 वर्ष। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में a अनुपात b बराबर 2:3 दिया है, और ये जो मान दिया गया है, बीजगणितीय सूत्र दिया गया है, उसका हमें अनुपात ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि a का घात 3 ऋण b का घात 3 बराबर क्या होता है, a ऋण b, a का घात 2 धन ab धन b का घात 2, ऐसे होता है। तो चलिए ऊपर का जो पार्ट है यहाँ देखिए, ये क्या है, एक अनुपात है। अनुपात है मतलब बटे में है। तो a का घात 2 पूरे का घात 3 ऋण b का घात 2 पूरे का घात 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो बराबर क्या आ जाएगा, a की जगह क्या रखना है, a का घात 2। तो a का घात 2 ऋण b का घात 2, और a की जगह क्या रखना है, a का घात 2। तो क्या आ जाएगा, a का घात 4 धन a का घात 2 b का घात 2 धन b का घात 4, ऐसे आएगा। वैसे ही नीचे जो दिया है उसमें a का घात 4 ऋण b का घात 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का घात 2 का घात 2 ऋण b का घात 2 का घात 2 बराबर क्या आ जाएगा, a का घात 2 ऋण b का घात 2, a का घात 2 धन b का घात 2। आपस में कौन कौन सा राशि कट रहा है, देखिए ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, a का घात 4 धन a स्क्वायर b स्क्वायर धन b का घात 4 बटे नीचे में क्या आ जाएगा, a का घात 4 a का घात 2 धन b का घात 2, और क्या है, a का घात 2 धन ab धन b का घात 2। इसमें मार रखने पर क्या आ रहा है, 16 धन 36 धन 81 बटे 13 गुणित 4 धन 9 धन 6। आप मार रख के हल करके देख लीजिए। 133 बटे 13 गुणित 19 बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटे 13। ठीक है, तो यह कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 7 बटे 13, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है तथा इसके विलोम का अंतर 2/15 है, तो संख्याएं होगी। इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो इसको ऑप्शन से हल करने में ज़्यादा आसानी होगा। 2 संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग क्या दिख रहा है हमें, 8 दिख रहा है, और
उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। अब इसमें बोला है कि संख्याओं के विलोम का अंतर 2/15 है। जब भी कोई संख्या है उसका हम लोग विलोम लेते हैं और उसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, नीचे का लघुत्तम लेंगे तो नीचे में 15 है इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 दूनी 12, तो ये तो नहीं हो सकता। 7 एकम 7, ये भी नहीं हो सकता, और 5 दिया 15, ये हो सकता है। अब हर में 15 आ गया। अब उसके विलोम का अंतर करने पर क्या अंश में 2 आ रहा है, यह हमें चेक करना है। तो 1/3 ऋण 1/5 विलोम का अंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा, 1/3, और इसका विलोम होगा 1/5। दोनों का अंतर करने पर नीचे का लघुत्तम लीजिए, 5 दिया 15 हो गया, 5 ऋण 3 बराबर क्या आ रहा है, 2/15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5 दो प्राकृतिक संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है ए, बी, सी, डी और ई न्यायालय में राजनेताओं के विरुद्ध लंबित मुकदमों की संख्या क्रमशः 3000, 5000, 2000, 4000 और 1000 थे, जिनमें निर्णय आने के बाद क्रमशः 50, 20, 10, 40 तथा 30 राजनेता दोष मुक्त पाए गए। अतः दोषी राजनेताओं का प्रति न्यायालय औसत है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितना जो मुकदमा है उसका पहले औसत निकालेंगे, उसके बाद जो दोष मुक्त राजनेता है उसका औसत निकालेंगे। तो कुल औसत में दोष मुक्त राजनेता का औसत घटाने पर क्या आ जाएगा, हमें दोषी नेताओं का प्रति न्यायालय औसत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वैसा करते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ रहा है, 15000, और आंकड़ों का संख्या कितना है, 5। तो औसत कितना आ रहा है, 5 दिया 15, 3000 आ रहा है। और दोष मुक्त जो राजनेता है उसका औसत कितना आ रहा है, इसको औसत 2 बोल लेते हैं, ये औसत 1 हो गया। तो 150 आ रहा है बटे 5, 5 दिया 15, तो 30 जो राजनेता है वह दोष मुक्त पाया गया। तो चलिए दोषी राजनेताओं का औसत निकालना है, और ये भी औसत है। तो ये जो कुल औसत है इसमें दोष मुक्त औसत माइनस करने पर क्या आ रहा है, 2970। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, एक दुकान में यह लिखा था कि पहले जींस लेने पर 30%, दूसरा जींस लेने पर 50% और तीसरा जींस लेने पर 80% तथा चौथा जींस मुफ्त में दिया जाएगा। एक व्यक्ति पहला जींस 700 रुपये वाला, दूसरा जींस 800 रुपये वाला और तीसरा जींस 2000 रुपये वाला तथा चौथा जींस 4000 रुपये वाला पसंद करता है, तब उसे कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले चौथा वाला देखिए, चौथा जींस मुफ्त में दिया जाएगा। तो यह 4000 रुपये वाला सेलेक्ट करें या फिर 10,000 वाला, वो तो मुफ्त है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। अब हमें यह जो 3 मूल्य दिया है उसका जो प्रतिशत छूट है वह निकालना पड़ेगा। 700 रुपये पहला वाला जो जीन्स है वह 700 रुपये वाला पसंद किया, तो उसमें 30% का छूट है। ठीक है, तो 700 का 30% माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 10% 70 हो गया, 30% कितना हो जाएगा, 7 या 21, 210, 0, 9, 4, 490 रुपया इतना देना पड़ा पहले जीन्स में।
दूसरे जीन्स में 50% का छूट है, उसका रेट कितना था? 800 रुपया। 800 का 50% 400 रुपया, तो दूसरा जीन्स 400 रुपया देकर खरीदा। तीसरा जीन्स में 80% का छूट है, उसका रेट कितना था? 2000 रुपया। 2000 का 80% 1600 रुपया, तो 400 रुपया इसका भी देना पड़ा। और चौथा वाला जीन्स क्या था? फ्री था, तो 0 रुपया। अब इसको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4 तिया 12, 1290 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1290 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीन संख्याओं का योग 116 है। दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 तथा पहली से तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है, तो दूसरी संख्या क्या है? माना कि तीन संख्या है ए, बी और सी। तीनों का योग कितना दिया है? 116। समीकरण 1। अब बोला गया है दूसरा और तीसरा का अनुपात, मतलब बी अनुपात सी बराबर 9:16 है, और पहला और तीसरा का अनुपात मतलब ए अनुपात सी बराबर कितना है? 1:4। देखिए यहाँ सी का अनुपात कितना है? 16 है। यहाँ सी का अनुपात कितना है? 4 है। तो दोनों में सी का अनुपात हमें समान करना पड़ेगा पहले तो इसमें ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, गुणा 4 कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो कितना आ जाएगा इस अनुपात में? 4:16। अब यहाँ सी का अनुपात दोनों में बराबर हो गया, तो इधर से हम लोग क्या मान लेते हैं? ए बराबर 4 के, बी बराबर यहाँ कितना है? 9, तो 9 के, और सी बराबर 16 के। यह जो मान है इसको पहला जो समीकरण है उसमें रखने पर क्या आएगा? 4 के धन 9 के धन 16 के बराबर 116। 16 4 20, 29 के बराबर 116। के बराबर क्या आ जाएगा? 4। अब बी का जो मान है 9 के, इसमें के का मान रख देते हैं तो बी का मान हमें मिल जाएगा। बी बराबर 9 गुणी 4, तो इसका मान आ जाएगा 36। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 36 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है एक वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दिया है, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154/पाई, और पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा। 7 गुणित 154/22, 22 सत्ते 154 होता है, तो कितना हो जाएगा? 7 7 49। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? 49। अब देखिए घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल बराबर भुजाओं वाले, घन का सभी भुजा तो बराबर ही होता है, तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणित भुजा गुणित भुजा। यहाँ भुजा त्रिज्या के बराबर है, तो भुजा गुणित भुजा मिल गया, और इसमें हमें क्या करना है? 6 से गुणा करना है। तो यह जो आर स्क्वायर बराबर 49 है, इसमें अगर 6 का दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यह क्या हो गया? घन की सभी सतह का क्षेत्रफल। चलिए गुणा करिए, क्या आता है? 294। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 294। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है यदि किसी छात्र की चाल उसके वास्तविक चाल से 4 किलोमीटर अधिक होती है, तो वह 20 मिनट पहले कॉलेज पहुंचता है,
जबकि उसकी चाल 2 किलोमीटर कम होने पर वह कॉलेज 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो छात्र की वास्तविक चाल होगी। वास्तविक चाल बराबर एक सूत्र होता है, छात्र का बढ़ा हुआ चाल, मान लीजिए ये जो बढ़ा हुआ चाल है उसको S2 नाम दे देते हैं, और जो घटा हुआ चाल है उसको S1 नाम देते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा, बढ़ा हुआ चाल ऋण घटा हुआ चाल गुणित समय घंटों में। घंटों में क्यों? क्योंकि जो चाल दिया है वह किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर। तो कितना आ जाएगा, 4 गुणित 2 बटे 4 ऋण 2 गुणित समय कितना हो रहा है, समय का अंतर, यहाँ समय का क्या आ जाएगा, अंतर, वो भी घंटे में। तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, नहीं 40 मिनट देरी से और 20 मिनट पहले, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 60 मिनट का अंतर हो रहा है, बटे यह मिनट में है, तो घंटे में परिवर्तित करने के लिए 60 से नीचे में भाग देना पड़ेगा। यह दोनों आपस में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 गुणित 60 बटे 60 आपस में कट गया, 2 चौक 8, 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्न आकृति के बर्तन में यदि 1/3 भाग पानी से भरा है तो शेष भाग का आयतन क्या होगा। सबसे पहले हमें इस जो बर्तन है इसका कुल आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद 1/3 जो आयतन है उसमें पानी भरा है उसको माइनस करेंगे, तो शेष जो आयतन है जो खाली है उसका मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 15, चौड़ाई 5, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है हमेशा क्यूब में रहता है। 15 पंचे 75, तो 750 सेंटीमीटर क्यूब कुल आयतन आ गया। पानी का आयतन बराबर 1/3 है, तो 750 गुणित 1/3, 3 भाग कर देंगे। 1/3 भाग में पानी भरा है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 250 आ रहा है। तो शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन बराबर कुल आयतन ऋण पानी वाले भाग का आयतन बराबर 750 ऋण 250 बराबर 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है फलन का मान होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए इस फलन को हल करने का प्रयास करते हैं। 27 का घात n/3 गुणित 8 का घात ऋण n/6, और नीचे में दिया है 162 का घात ऋण n/2। 27
बराबर क्या होता है 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब 3 का घात 3। तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3 का घात 3 गुणित n बटे 3 गुणित 8 बराबर क्या होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 2 का घात 3 गुणित ऋण n बटे 6 162। इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुणित 81 आएगा। तो 81 क्या होता है 81 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 मतलब 3 का घात 4 बराबर क्या होता है 81। तो 3 का घात 4 और पूरे का घात कितना है ऋण n बटे 2 बराबर। चलिए इसको हल करते हैं, ये आपस में कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 का घात n गुणित ये दोनों जब कटेगा तो 2 का घात ऋण n बटे 2 इसमें भी अंदर गुणा हो जाएगा तो 2 का घात ऋण n बटे 2 और गुणित 3 का घात ऋण n बटे 2 गुणित घात कितना था 4। ये आपस में कट जाएगा, कटाने पर कितना रहा है 3 का घात n बटे 2 का घात ये भी आपस में कटेगा 3 का घात ऋण 2n ये ऋण है ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 का घात 3n बराबर 3 त्रिक 9 9 तिया 27 27 का घात कितना आ जाएगा n। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 27 का घात n। तो आज का हमारा यह टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग और नए नए प्रश्न लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।